Hello friends, this is Asuni Sadnarjun and today we are going to start a very important topic of constitutional law. It is distribution of administrative powers between the union and the states. And in our last lecture we have discussed distribution of legislative powers between the union and state. इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। जो सेंटर और स्टेट के बीच की रिलेशनशिप है इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप पूरा देख लिया था अंडर आर्टिकल 245 टू 255। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, वो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर कैसे डिवाइड की गई है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ये पूरा कॉन्सेप्ट 5 हेड्स में देखेंगे। दूसरा, जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 255 तक कवर करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ऐसे ही ये पूरा टॉपिक हमारा आर्टिकल 256 से लेके और आर्टिकल 263 तक कवर करेगा। यहाँ पे 5 हेड्स में देखेंगे। जैसा पहला हमारा हेड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, कि एग्जीक्यूटिव पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सेकंड वन इज ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स, कि स्टेट्स की क्या ऑब्लिगेशन है, क्या ड्यूटी है उनकी जिसको उनको पूरा करना है। थर्ड हमारा है सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट्स, सेंटर्स को कुछ पावर है, डायरेक्ट कर सकती है स्टेट को कुछ पर्टिकुलर चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो हम देखेंगे। फोर्थ है म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं इनको म्यूचुअली डेलीगेट किया जा सकता है। मतलब सेंटर स्टेट को डेलीगेट कर सकता है और स्टेट सेंटर को डेलीगेट कर सकता है। लास्ट हमारा है कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके का कोऑपरेशन बना हुआ है जिससे कि एक वेलफेयर स्टेट में अच्छे से काम किया जा सके। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं अपना आज का कॉन्सेप्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस पूरे टॉपिक को 5 हेड्स में कवर करेंगे, जिसमें कि जो पहला हमारा हेड है, ये जो पहली हेडिंग है हमारी जिसमें हम इसको देखेंगे, वो हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। देखिए, जैसा कि लेजिस्लेटिव पावर्स है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे किस पर्टिकुलर टॉपिक पे कौन लॉ बनाएगा या किसका लॉ कहां पे प्रिवेल करेगा, ये सब चीजें हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि 3 लिस्ट थी हमारी, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब अगर हम इसको देखें तो एक तो हमारे पास है लेजिस्लेटिव पावर और एक हमारे पास है एग्जीक्यूटिव पावर। लेजिस्लेटिव का मतलब है लॉ कौन बनाएगा, एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि अब जो लॉ बन गया है उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, कैसे वो इम्प्लीमेंट होगा। यूनियन लिस्ट पे हमने देखा था कि जो यूनियन है हमारी उसको पावर होती है लॉ बनाने की। स्टेट लिस्ट को लेजिस्लेटिव पावर जो है वो किसको थी, स्टेट को थी, और कंकरेंट में बोथ को थी। मतलब यूनियन एंड स्टेट बोथ हैज पावर टू मेक द लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। अब ये तो हमारा हो गया लेजिस्लेटिव। अब हम एग्जीक्यूटिव अगर देखें तो कैसे होता है, तो यूनियन लिस्ट पे जो भी लॉ यूनियन बनाएगी तो उसको एग्जीक्यूट भी कौन कर देगा, यूनियन ही कर देगा। स्टेट पे अगर बनाया है तो उस पर कौन करेगा, स्टेट ही कर देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कॉन्करेंट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो जनरल रूल हमारा है वो ये कहता है कि इस पे लॉ कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा। लेकिन ये हमारा क्या है, एक जनरल रूल है कि जनरल रूल ये कहता है ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर सबसिस्ट विद स्टेट्स। लेकिन इस जनरल रूल का भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन्स पार्लियामेंट आल्सो हैज पावर to execute the laws made under concurrent list।
मतलब पार्लियामेंट भी एग्जीक्यूट कर सकती है कॉन्करेंट लिस्ट। जनरल रूल में स्टेट है पार्लियामेंट कर सकती है, एक्सेप्शन क्या है कि पार्लियामेंट जो है इसके पास भी पावर है, लेकिन पार्लियामेंट केवल दो कंडीशंस में कंकरेंट लिस्ट पे लॉ को एग्जीक्यूट कर सकती है। पहला, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रोविजन हो, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही ऐसा कहता है, तो फर्स्ट तो हमारा हो गया कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर ऐसा कहता है तो कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ एग्जीक्यूट करवा देगा पार्लियामेंट। दूसरा, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो या पार्लियामेंट को ऐसा लॉ बना ले कि वो जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट को एग्जीक्यूट कराएगी। तो दो एक्सेप्शन है जिसमें पार्लियामेंट जो है वो ये कर सकती है। पहली कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, दूसरा लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। सेकंड में आप लिख लेंगे लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना देती है, ठीक है, लॉ बाय पार्लियामेंट, तो ये एक हमारा एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे एग्जीक्यूट किया गया है। सेकंड जो हमारा हेडिंग था वो था ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स। हम देखेंगे कि स्टेट्स के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है और उस ऑब्लिगेशन को अगर स्टेट फुलफिल नहीं करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स, ये ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स है, ये हम कवर कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 256। एज पर आर्टिकल 256 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट्स have duty to fulfill all the laws of the parliament or to implement all the laws of the parliament। कि ये एक ऑब्लिगेशन है स्टेट पे। क्या ऑब्लिगेशन है कि पार्लियामेंट के जितने भी लॉ हैं वो उसको अपने यहां अच्छे से इन्फोर्स करवाएं। क्योंकि हम लोग ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विल बी इन्फोर्स्ड ऑन द होल टेरिटरी और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। कि पार्लियामेंट का जो लॉ है वो पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा। अब जब पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा इसका मतलब सभी स्टेट्स पे अप्लाई होगा पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगा, अगर टेरिटरी के अकॉर्डिंग हम देखें। तो जब स्टेट्स में ये लॉ जाएगा तो इसको इंप्लीमेंट कौन करवाएगा, स्टेट्स को ही करवाना होगा। तो ये स्टेट्स के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसको हम दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कंप्लायंस होती है, दूसरा इम्पीड। इम्पीड का मतलब होता है बाधा पहुंचाना, किसी चीज को रोकना। तो ऑब्लिगेशन को हम दो हेड्स में देख सकते हैं। एक तो कॉम्प्लायंस करनी होगी स्टेट्स को, जो भी पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ हैं उनको आप इंप्लीमेंट करवाओ। दूसरा, आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ जो है वो आपके स्टेट में इंप्लीमेंट ना हो पाए। ये एक ऑब्लिगेशन होता है स्टेट्स के ऊपर। और ये 256 जो हमारा आर्टिकल है उसमें ये चीजें बताई गई हैं ऑब्लिगेशन को लेकर। इसके साथ साथ हमको एक आर्टिकल और ध्यान रखना है, आर्टिकल 365, और इसके साथ एक आर्टिकल आप देख लीजिए 356। यहीं पे ये तो ऑब्लिगेशन हो गया स्टेट्स का। अब मान लीजिए कोई स्टेट जो है वो इस ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करता है, तो आर्टिकल 365 में कहता है अगर कोई भी स्टेट पार्लियामेंट द्वारा दिए गए ऑब्लिगेशंस को या पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाए हैं उसको अपने स्टेट्स में इंप्लीमेंट नहीं करवा रहा है, तो ये माना जाएगा कि वो फेल कर गया है पर्टिकुलर स्टेट। और जैसे ही ये आर्टिकल 365 में ये ऑब्लिगेशन स्टेट अपना पूरी नहीं करता है तो अब पार्लियामेंट के पास एक पावर आ जाती है कि वो अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकता है उस स्टेट में। आपको पता है कि इमरजेंसी जो है वो तीन तरह की होती है, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंशियल रूल एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये इसका एक कॉन्सिक्वेंस है। अगर ये ऑब्लिगेशन स्टेट ने पूरा नहीं किया है देन अंडर आर्टिकल 365 ये पता लगता है कि ऑब्लिगेशन पूरी नहीं हो पाई है, तब प्रेसिडेंट को पावर होगी, वो क्या कर सकता है 356 में प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकता है उस पर्टिकुलर
स्टेट में, जो ऐसा करता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट हेडिंग हमारा था डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर टू द स्टेट्स। डायरेक्शंस जो है ये आर्टिकल 257 में बताए गए हैं। डायरेक्शन ऑफ द सेंटर टू द स्टेट्स। क्या डायरेक्शंस ये हो सकते हैं? अब ये बताता है आर्टिकल 257 में। अब आर्टिकल 257 को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट है ये फाइनली किन चीजों पे लॉ बनाता है। ये जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे पार होती है लॉ बनाने की पार्लियामेंट को, और वही फिर एग्जीक्यूट भी करवा लेगी उसको। अब टोटल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना इंडियन टेरिटरी में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यूनियन की। हाँ, उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? स्टेट की होती है। लेकिन पूरे इंडिया में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है फाइनली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो है सेंटर की। तो इसके लिए सेंटर क्या करता है? कुछ डायरेक्शंस दे सकता है जो आर्टिकल 257 में दिए हुए हैं। अब डायरेक्शंस क्या क्या दे सकते हैं? जैसे जो भी आर्मी है उस आर्मी के लिए कंस्ट्रक्शन करना हो, मेंटेनेंस करना हो, कम्युनिकेशन के लिए, तो उसके लिए डायरेक्शंस दे सकती है। चाहे वो आपका एयरफोर्स हो, आर्मी हो, तीनों जो हमारे हैं वो उसमें आ जाएंगे, चाहे नेवी हो। तो एक तो पहला काम ये क्या करती है, जो कम्युनिकेशन है आर्मी के लिए, उसके लिए डायरेक्शंस दे सकती है। सेकंड, ये हाईवे जितने भी हैं, हाईवे हो गया, वाटरवे हो गया, रेलवे हो गया, इन सभी के कंस्ट्रक्शन का काम जो है, मेंटेनेंस का काम है, इन सब के लिए डायरेक्शंस स्टेट को दिए जा सकते हैं। थर्ड डायरेक्शन ये देता है सेंटर स्टेट्स को कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, ये मदर टंग में दी जाए, मातृभाषा में दी जाए। कि अगर मातृभाषा में दी जाएगी तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो एक तो कम्युनिकेशन की बात की गई है, जो हमारी आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, किस उसके कम्युनिकेशन के लिए, उसके लिए कोई कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, मेंटेनेंस हो सकता है, उसके लिए डायरेक्शंस है। हाईवे के लिए डायरेक्शंस है, हाईवे का कंस्ट्रक्शन है या किसी हाईवे को नेशनल हाईवे डिक्लेयर करना है, ये सब डायरेक्शन दे सकता है। प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मदर टंग में होनी चाहिए। फोर्थ, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इनके बेनिफिट्स के लिए स्टेट कुछ लॉ बनाएगी, ये भी डायरेक्शंस सेंटर की तरफ से स्टेट को दिए जा सकते हैं। तो डायरेक्शन हम देख सकते हैं, एक तो कम्युनिकेशन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, किस चीज के लिए? आर्मी के लिए, तीनों वो हो गए। इसके बाद हाईवे हो गया, वाटरवे हो गया या रेलवे हो गया, इनके कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस के लिए डायरेक्शन दिए जा सकते हैं। प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में दी जाएगी, ये दिए जा सकते हैं। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बेनिफिट्स के लिए कुछ काम किए जाएंगे। ये डायरेक्शंस हो सकते हैं सेंटर की तरफ से स्टेट के लिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो हेडिंग हमारी है वो है म्यूचुअल डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है किसी भी पावर को दूसरे को दे देना, डेलीगेट कर देना। अब यहां पे क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर में आप लिख सकते हैं, अब ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है इसको डेलीगेट किया जा सकता है म्यूचुअली। म्यूचुअली कैसे किया जा सकता है? एक तो सेंटर स्टेट को दे सकता है, दूसरा स्टेट सेंटर को दे सकता है। पहले अगर हम सेंटर की बात कर लें तो सेंटर जो है ये जब भी देगा तो किसके थ्रू देगा? प्रेसिडेंट के थ्रू देगा। और किसको ये कर देगा? स्टेट को कर देगा। लेकिन जब भी ये किया जाएगा तो ये क्या होगा? विद कंसेंट होगा, उससे गवर्नर की
कंसेंट लेनी होगी कि सेंटर प्रेसिडेंट के थ्रू जो है वो कोई भी पावर डेलीगेट कर सकता है स्टेट को, लेकिन ये विद कंसेंट होगा। कंसेंट किसकी होगी? गवर्नर की होगी। और ये कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है। कोई कंडीशन भी लगाई जा सकती है, अनकंडीशनल भी हो सकता है। ऐसे ही स्टेट भी कर सकता है। स्टेट जब करेगा तो किसके थ्रू करेगा? गवर्नर के थ्रू। किसको करेगा? सेंटर को करेगा। ये भी कंडीशनल और अनकंडीशनल हो सकता है। और ये भी होगा तो क्या होगा? विद कंसेंट होगा कि आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी। यानी कि ये तो म्यूचुअल कंसेंट से मामला हो गया कि भाई आप भी तैयार हो, हम भी तैयार है, ठीक है, दोनों चीजें हो गई। लेकिन मान लीजिए अगर कंसेंट नहीं मिल रही है तब क्या होगा? तो अगर कंसेंट नहीं मिल पा रही है उस कंडीशन में स्टेट को कोई पावर नहीं है डेलीगेट करने की एग्जीक्यूटिव पावर को, लेकिन सेंटर के पास फिर भी मौका है कि पार्लियामेंट के थ्रू ऐसा हो सकता है। पार्लियामेंट जो है ये स्टेट्स को कोई भी जो एग्जीक्यूटिव है उसको एग्जीक्यूटिव पावर को डेलीगेट कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट जब करेगी तब ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे आ जाएगा विदाउट कंसेंट, कि सेंटर स्टेट को कर सकता है विद कंसेंट, गवर्नर की कंसेंट से। स्टेट भी गवर्नर के थ्रू कर सकता है, सेंटर को कंसेंट ली जाएगी, किसकी ली जाएगी? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ कर सकता है, कंडीशनल अनकंडीशनल दोनों हो सकता है। मेन चीज यहाँ पे ध्यान रखनी वो ये कि पार्लियामेंट भी कर सकती है विदाउट कंसेंट स्टेट्स को। स्टेट को पावर नहीं है कोई बिना कंसेंट के ऐसा कर पाए। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये सब डायरेक्शंस या ये जो चीजें होती हैं, चाहे म्यूचुअल डेलीगेशन में कोई काम किया गया हो या डायरेक्शंस में कोई काम स्टेट्स को दिया गया हो, यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी खर्चे होंगे, तो वो स्टेट ले सकती है पार्लियामेंट से, क्योंकि जब आप उनसे काम करा रहे हो तो खर्चे आप उनको दोगे। अब अगर कोई एग्रीमेंट है, ये क्लियर है कि खर्चा कितना देना है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए ये क्लियर नहीं है कि खर्चा कितना देना है, तब इसके लिए क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देंगे और वो डिसाइड कर देगा कि एक्सपेंसेस कितने देने हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर इसके लिए खर्चे होते हैं तो वो पार्लियामेंट बियर करेगी, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा और वो क्या कर देगा? बता देगा कि ये खर्चा कितना है, किसको कैसे देना है। तो ये तो हमारी बात हो गई। हाँ, ये जो म्यूचुअल डेलीगेशन है इसे कवर करेगा आर्टिकल 258 एंड 258A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल थोड़े ध्यान रखिएगा। लास्ट हेडिंग जो हमारी इसमें है वो है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि किस तरीके के कोऑपरेशन की बात की गई है, कैसे कोऑपरेशन होना चाहिए। देखिए, फाइनली हमें काम करना है इंडिया के वेलफेयर के लिए, और काम करने के लिए कोऑपरेशन बहुत जरूरी है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, क्योंकि अगर कोऑपरेशन नहीं होगा तो फिर काम सही से नहीं चल पाएगा, ना ही कोई वेलफेयर की स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट हो पाएंगी। तो इस कोऑपरेशन के लिए जो है एक तो फुल फेथ एंड क्रेडिट देखा जाता है। फुल फेथ एंड क्रेडिट, और ये हम देखेंगे ये आर्टिकल 261 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब फुल फेथ एंड क्रेडिट क्या है कि क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए। जब तक फेथ नहीं होगा, क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, तो फिर कोई भी काम जो है वो पूरे इंडिया में या इंडियन टेरिटरी में इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाएगा। जैसे ये आर्टिकल 261 ये कहता है कि कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड है, कोई भी पब्लिक एक्ट है, कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ये पूरे इंडियन टेरिटरी में इनको फेथ किया जाएगा, इन पे विश्वास किया जाएगा, इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी। या कोई भी सिविल कोर्ट है, उसने कोई भी डिक्री दे दिया है, कोई जजमेंट दे दिया है, तो उसका एग्जीक्यूशन पूरे इंडिया में कहीं भी कराया जा सकता है। ठीक है, ये होगी। इस चीज को अगर बहुत इजी वे में आप समझे तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस है,
अब ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपने एक जगह बना लिया है, मान लीजिए आपने यूपी से बना के आए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता बिहार में वो कहेंगे हम इसको नहीं मानते हैं, आप क्या कीजिए, आप बिहार में डीएल बनवाओ। ऐसे ही फिर वो कहीं दूसरी जगह वो कहते यहाँ का डीएल बनवाओ, ऐसा नहीं है। ऐसे ही आपने कोई डिग्री कहीं से ले ली है, ग्रेजुएशन आपने किसी स्टेट से कर लिया है, उसके आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी दूसरी जगह से जाके कर सकते हैं, और उस डिग्री की वैलिडिटी होगी ऑल ओवर इंडिया। तो ये तो बात करता है फुल फेथ एंड क्रेडिट की, जिसमें आपको क्या 3 वर्ड्स याद रखने हैं। एक तो पब्लिक एक्ट्स, कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड है, और जुडिशियल प्रोसीडिंग जो भी है। इसके बाद एक इसी में हम ऐड कर सकते हैं जो सिविल कोड्स हैं, उसके डिग्री की एग्जीक्यूशन आप कहीं नहीं जा सकते, उसकी फेथ होगा, क्रेडिबिलिटी होगी। तो एक तरीके की कोऑपरेशन है कि हम कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, आपने अगर कोई लाइसेंस किसी को दे दिया है तो हम मानते हैं कि वो सही है। इसके साथ फर्स्ट अगर हमारा हो गया फुल फेथ एंड क्रेडिट, सेकंड देखिए, सेकंड है इंटर स्टेट रिवर। ये आर्टिकल 262 बताता है कि अगर कोई इंटर स्टेट रिवर है, कोई ऐसी रिवर है जो कई स्टेट्स में बह रही है, अब इसके लिए अगर कोई लॉ बनाना है, कोई एजुकेशन करना है, तो इसके लिए पार्लियामेंट को पावर है। मींस पार्लियामेंट प्रोवाइड कर सकती है एजुकेशन के लिए, कि अगर पार्लियामेंट को लगता है कोई इंटर स्टेट रिवर के एजुकेशन की जरूरत है, तो वो पार्लियामेंट को पावर है। इसके बाद अगर हम फोर्थ देखें, थर्ड देखें, मतलब कोऑपरेशन में ही, कोऑपरेशन में एक तो हमने देखा फेथ एंड क्रेडिट, दूसरा हमने देखा इंटरस्टेट रिवर का कॉन्सेप्ट। अब मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है फैमिली में, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की ड्यूटी किसकी है, हेड ऑफ द फैमिली की। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो हमारा हेड ऑफ कौन है, आपको पता है प्रेसिडेंट है। तो ये पावर जो है वो 263 में एक प्रेसिडेंट को दे दी गई है कि वो इंटर स्टेट काउंसिल बना सकता है। इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल क्या है इसका, 263। 263 में प्रेसिडेंट किसको पावर है, ये प्रेसिडेंट को पावर है कि अगर उसे कोई लगता है कि कॉमन बेनिफिट की कोई भी चीज है, फॉर कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिट, अगर किसी स्टेट्स के कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन बेनिफिट है, तो वो एक इंटर स्टेट काउंसिल बना सकता है। ये इंटर स्टेट काउंसिल क्या करेगी, इनके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करेगी, गाइडलाइंस देगी और कोऑपरेशन बना के रखेगी। इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की जो पावर है वो किसको है, प्रेसिडेंट को है। पहली जो काउंसिल है वो 1990 में बनाई गई थी, 1990 में पहली काउंसिल ये बनाई गई थी। इसके साथ साथ बस एक हेडिंग आप और देख लीजिए कोऑपरेशन में, ये आर्टिकल 312 इंडियन सर्विसेज जो है, ये आर्टिकल जो है वो 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज की जो बात की गई है, बल्कि इंडियन सर्विसेज की जगह आप इसको कर लीजिए ऑल इंडिया सर्विसेज। जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोऑपरेशन का, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज आपको पता है आईएएस वगैरह हो गए, आईपीएस हो गए, तो अब आईएएस जो है वो अपॉइंट तो सेंटर के थ्रू होता है, क्योंकि आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस,
जो यूनियन करवाता है। ऐसे ही पीसीएस जो होता है वो होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, ये पर्टिकुलर स्टेट्स के करवाते हैं। अब जो आईएएस होता है, इसके और पीसीएस के जितने भी होते हैं इनके बीच में बहुत अच्छा कोऑपरेशन होता है, क्योंकि आईएएस से जैसे कोई डीएम बन के आया है तो पीसीएस जितने भी होंगे वो उसके अंडर में ही रहेंगे, तो ये एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए चलते हैं। तो कोऑपरेशन में बस एक हेडिंग आप और दे सकते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ये हमारा पूरा टॉपिक है जो ये बताता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो आर्टिकल 256 से लेके आर्टिकल 263 ये कवर करता है। इंपॉर्टेंट जितनी भी आर्टिकल्स हैं वो सब हमने बता दिए, इस सीरीज में लिख लेंगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल एक बन जाएगा, सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी एक दो आर्टिकल छूटे हुए हैं जिसमें बहुत सीधी सी बात कही गई, उसको आप डायरेक्ट से दे सकते हैं, उसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट या टेक्निकल चीज नहीं है जो आपको बताया जाए। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे कोई। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। अगर ये आपको समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये लेक्चर शेयर कीजिए। थैंक्स अलॉट।